बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में पाकिस्तान की बराह रास्त एंट्री ने लगता है गेम पलट दी है। खित्ते में फैलती जंग के रुकने के इम्कानात रोशन होने लगे हैं। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी में पीस मेकर बनकर उभरा है। सफारतकारी के महाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गैर मामूली किरदार से खित्ते में अमन की उम्मीद पैदा हो गई है। खित्ते में क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विजन को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए आलमी बरादरी की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान की सालसी की पेशकश कबूल कर ली है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तानी सफारती कोशिशों से इसी हफ्ते इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात होंगे, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर जुम्मे, हफ्ते और इतवार को हो सकते हैं, जिसके लिए ईरान और अमेरिका के वफूद इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वैंस, खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और दीगर शामिल हैं, जबकि ईरानी वफ्द के स्पीकर मोहम्मद बाकर और दीगर के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालीबाफ सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के करीबी और काबिल एतमाद साथी समझे जाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आला अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुरका को पाकिस्तान की अब तक की सफारती काविशों पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने मिस्र, तुर्की और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्तों के हवाले से ब्रीफ किया। इजलास में ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों और पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम को ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत तक कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। फ़रीक़ैन के रज़ामंद होने की सूरत में पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी एक्स पोस्ट में सदर ट्रंप, अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अहम पैगाम टैग किया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में जारी तनाज़े के लिए बामायनी और फैसलाकुन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र होगा। खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की जारी कोशिशों का खैर मकदम करता है। चीन ने मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ांग ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सताइश है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन ताकत की बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में चीन यकतरफ़ा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ है। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट करता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग खत्म कराने के लिए मरकजी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इतवार 22 मार्च को सदर ट्रंप से फ़ोन पर बात हुई, जिसके बाद 23 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम राब्ता हुआ, जिसके बाद सदर ट्रंप की जानिब से 5 दिन के लिए ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया गया। व्हाइट हाउस ने ईरान जंग के मामले पर सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ टेलीफोन बातचीत की तस्दीक कर दी है। मगरबी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर के नुमाइंदे खसूसी बराए जनूबी एशिया डेविड विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के मुमकिना दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल के जवाब में तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह हसास सफारती बातचीत है और अमरीका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। कैरोलिन लेविट ने कहा कि बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में कयास आराई को उस वक्त तक खत्मी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी अस्करी क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार रवाबित को इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्टर बाग रवेद का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। तीनों ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। क़याम अमन की काविशों में पाकिस्तान को कई लिहाज से इनफरादियत हासिल है। सालसी करने वाले ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका इसराइल से कोई सफारती ताल्लुक नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान तीनों सालसों में वाहिद मुल्क है जहां कोई अमरीकी अड्डा भी नहीं है। ये अवामिल पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के संगीन बहरान में मुस्बत और मुतवाज़िन किरदार अदा करने में मदद देते हैं। यही वजह है कि ईरान समेत तमाम शराकतदार ममालिक पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान मुस्बत मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के तहत तनाज़े के हल के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ईरानी अहदेदारों और विटकॉफ व जैरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल रवाबित करवा रहे हैं।
ज़राए के मुताबिक मिस्र और पाकिस्तान के आला हुक्काम ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से अलग-अलग मुलाकातें की हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने सालसी की कोशिशों की तस्दीक की है, लेकिन साथ ही उसे जंग में वक्फा हासिल करने की कोशिश भी करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हालिया दिनों में दोस्त ममालिक की तरफ से पैगामात मौसूल हुए जो जाहिर करते हैं कि अमरीका जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहा है। यह बयान इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान मुज़ाकरात के सिलसिले में मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। वो खित्ते में अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखना चाहता है। ऐसे वक्त में जब अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, ईरान की जानिब से जंग रुकवाने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत सामने आई हैं, जिनमें से अव्वलीन जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाना है। तीसरी शर्त में अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी है। चौथी शर्त, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाना है। पांचवी शर्त में अबनाए हरमुज़ के लिए नई कानूनी रजीम पर अमल दरामद का मुतालबा रखा गया है, जबकि छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने भी मुज़ाकरात के लिए 15 नुकात ईरान तक पाकिस्तान के जरिए पहुंचा दिए हैं, जिनमें ईरान की अफजूदा यूरेनियम अमरीका को देने और अबनाए हरमुज़ को फौरी खोलना शामिल है। ज़राए के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने की शर्त भी रखी जा रही है, क्योंकि हालिया जंग में ईरानी मिसाइलों ने इसराइल पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। अमरीका इस शर्त के जरिए इसराइल को महफूज बनाना चाहता है। अब देखना है कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें अमरीका और ईरान को डील पर आमादा करने के लिए किस हद तक कामयाब होती है। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने के हवाले से पाकिस्तान का किरदार नहायत अहम होता जा रहा है। इस पर बात कर लेते हैं। अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हैं। अकील मलिक साहब, मशरिक़ वस्ता में ये जो जंग है, पाकिस्तान एक पीस मेकर बनकर उभरा है। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की मुमकिना मुज़ाकरात की बात हो रही है। कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शहर इक़्तिदार में मुज़ाकरात का स्टेज सजेगा? अगर मैं कन्फर्म करूँ, अमरीकी मीडिया, इसराइली मीडिया, अरब मीडिया, वो तो कुछ हद से ज़्यादा तक पाकिस्तान को इस वक्त इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि शायद कुछ फ्लाइट्स भी शेड्यूल हो चुकी हैं और ये सब चीज़ें। आपके पास क्या इतलात है? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहली तो बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है क़यादत में एक इजलास भी हुआ और इस हवाले से ख़त्ते के ऊपर जो तमाम तर सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्योंकि अभी तमाम तर मामला जो हैं बड़े फ्रैजाइल हैं, तो इस पर मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूँगा कि फ़िलवक़्त बिल्कुल ये बैनुल-अक़वामी मीडिया ने तो उनकी रिपोर्टिंग ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म की भी ट्वीट अगर आप देखें और उनका बयान भी है, और उसके अलावा भी जो है हम चाहते हैं कि बामानी जो सालसी किरदार है या जो बामानी जो डायलॉग है, कह लें उसको, बातचीत है आपस में दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से, वो हो। और उसका भी हतमी तौर पे तो कोई बात वाज़े सामने नहीं आई। और ज़ाहिरी बात है कि हमने ये बिल्कुल ज़रूर कहा है, वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट ज़रूर है, लेकिन वो इस पहराए में कि अगर दोनों फ़रीक़ राज़ी होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ बोथ द पार्टीज़, ऑफ कोर्स हम इस्लामाबाद में उसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं और हम उसका खैर मक़दम करेंगे। लेकिन अभी फ़िलवक़्त सिचुएशन जो है वो बहुत फ्रैजाइल है और मेरी गुजारिश भी यही होगी तमाम मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, कि इसमें थोड़ा सा हमें संजीदगी से तमाम तर मामला आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मामला जो है नेसेंट स्टेज पे हैं और आगे क्या मामला होता है, किस तरह आगे मामला बढ़ता है, उसको पैराए में देखने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल बामानी मुज़ाकरात का जो है खैर मक़दम करता है। और बात आपकी टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि बामानी मुज़ाकरात, सालसी का किरदार ये एक खुफिया नहीं, लेकिन कम से कम नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा होगा। वाइट हाउस भी यही कहता है कि जनाब ये ज़रूर होने मुज़ाकरात, लेकिन इतना कैमरे को इतनी ब्रीफ नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का किरदार तो है। अगर मैं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया और स्पेशली अमेरिकन मीडिया को अगर मैं कोड करूं और अरब मीडिया को कोड करूं, तो उनके मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म साहब ने बैक चैनल काफ़ी काम किया है। कुछ उन कामों के हवाले से, उन इक़दामात के हवाले से कुछ बता सकते हैं? जी देखें, डे 1 से अब 25 रोज़ हो गए तकरीबन इस जंग में, और ये तमाम तर मामला जब से जो है ये तमाम तर मामला शुरू हुआ है मशरिक़ वस्ता के हवाले से, और ये ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये तमाम तर जो मामला आपके सामने है, तो ज़ाहिरी बात है कि 25 दिन गुजर गए और पूरी दुनिया को ये अफेक्ट कर रहा है। और हम डे 1 से पहले रोज़ से हमारा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस रहा है और वाज़े तौर पर हमारा मौक़िफ़ था कि ये जंग जो है ये मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर। और ज़ाहिरी बात है कि हमने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया। हमारे देखें ताल्लुकात मेरे ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान
की को जो है अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी है, अब जो उसकी प्लेसमेंट है विद इन द कमिटी ऑफ नेशंस, के शाज़र नाज़र ही किसी मुल्क के ताल्लुकात जो हैं इन दोनों ममालिक के साथ इतने अच्छे हैं, और एक बाहमी जो कह लें म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड हैं और इक्वल फुटिंग के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये तमाम तर मामला इसी तरह है कि इस हवाले से हमने डे वन से कहा कि डी एस्केलेट और डायलॉग, कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। और वाज़े तौर पे देखिए बैकडोर चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी इज़ ऑलवेज एट वर्क। और आपने देखा कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, वो हालिया अगर रियाद के समिट की अगर बात करें, या उसके अलावा अगर OIC के समिट्स की अगर बात करें, या दीगर जगहों पे जहाँ जहाँ वो गए, जिधर उन्होंने वो तमाम तर मौक़िफ़, तमाम तर जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, पाकिस्तान का स्टांस था, वो वाज़े तौर पे पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने रखा। तो ये वाज़े तौर पे है कि पाकिस्तान ने जो एक प्रिंसिपल पोजीशन ली है, और डे वन से हमने कहा कि डी एस्केलेट और डायलॉग और मुज़ाकरात से ही तमाम तर ये मामला निकलेगा, और उसी से ही हल तलब होगा। अच्छा, तो अब देखें ये क्या आगे किस तरह पोजीशन प्रोसीड करेगा। जी पाकिस्तान की पोजीशन में एक इनफरादियत है। मैं ज़रा उससे मुतालिक पूछना था कि वो कितना हेल्प कर सकता है अगर ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में, यानी इस्लामाबाद इसको होस्ट करता है। एक तो पाकिस्तान में कोई अमरीकी फ़ौजी अड्डा नहीं, क्योंकि हमने मिस्र में देखा, कतर में देखा, तुर्की में देखा, यहाँ एक सर्टन एक एफिलिएशन तो है ना। पाकिस्तान ना इसराइल को तस्लीम करता, ना किसी किस्म के कोई सफारती रवाबित भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसकी बिना पर पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मजबूत और इनडिफरेंस हो सकती है। लेकिन फिर भी ईरान की 6 शराइत हैं, ट्रंप की 15 शराइत हैं, तो ये तवाज़ुन कायम रखना भी आसान होगा हमारे लिए। देखिए बिल्कुल एक ट्रेचरस ट्रेड है, और ज़रूर मैं ये कहूँगा कि बड़ा एक मुश्किल मरला है, लेकिन एक बैलेंस या तवाज़ुन कायम करना वो हमने डे वन से किया हुआ है। और वाज़े तौर पे अगर आप देखें तो जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं, जो ईरान के साथ हैं, और हालिया जो वज़ीर आज़म की भी बात उनके सदर से हुई है, उसके अलावा जो बातचीत चलती रही है, एक तो देखें ना कि हम जो है वी वेरी बेस्ट प्लेस इन दैट सिचुएशन। अगर आप एक हमसाये के हवाले से बात करें, 900 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है। उसके अलावा जो पिछली जब ये तमाम तर ईरान के ऊपर मामला हुआ था इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो हमने उस वक्त भी एक प्रिंसिपल पोजीशन ली थी। हमने बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जो हमने कहा बिल्कुल उसको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, एंड ये एक प्रिंसिपल पोजीशन है। और उस वक्त भी जब पहली ऑल्टरकेशन हुई थी, तो तब भी हमने वाज़े तौर पे यही मौक़िफ़ अपनाया, और अभी भी हमारा यही मौक़िफ़ है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि दिस इज़ समथिंग दैट्स बीन इम्पोज्ड। तो अब ये इस खित्ते के हवाले से अगर देखें, जो जियो स्ट्रेटिजिक जो है मामलात हैं, जियो पॉलिटिकल मामलात हैं, उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और उसमें तवाज़ुन कायम करना मेरे ख़्याल से, क्योंकि हम हमसाया मुल्क हैं, वे लिटरली एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस। और हमारी ज़ाहिरी बात है कि हम पहले भी कहते रहे कि ख़ित्ते के अमन के लिए, ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है ये तमाम तर जो मामला हुआ। तो इसके लिए अब देखें पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, ये खाली इस खित्ते की बात नहीं है, खाली दिस रीजन एट लार्ज की बात नहीं है। ये बात अब पूरी दुनिया की बात है कि जो तेल के फराहमी के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह कीमतें आसमानों से बातें करना लग पड़ी हैं, और ये जापान से लेके साउथ अमेरिका तक जो है तमाम तर मामलात ये इसको अफेक्ट कर रहे हैं, और तमाम मुल्कों को अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस में हो। तो ये अब देखने की ज़रूरत है। और हम, मेरे ख़्याल से एटलीस्ट हमारी पोजीशन वाज़े है कि हमें किसी पे दोनों ममालिक में से मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एतराज़ होगा, क्योंकि हमने बड़ा फेयर और बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाई है फ्रॉम डे वन, और एतबार भी है। ज़ाहिरी बात है जो ताल्लुकात हैं वो भी एतबार के ऊपर कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेसिंग भी उसी तरह से है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, और इंशाअल्लाह कोशिश तो है कि अल्लाह ताला खैरो आफियत से तमाम तर ये मामलात जो हैं ये। अच्छा बैरिस्टर वकील साहब, और लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान बड़ी हेरोइक पोजीशन पे, अगर मैं सिर्फ आलमी मीडिया को देखूँ, अरब मीडिया को देखूँ, अमेरिकन मीडिया को देखूँ, आलमी सतह पर सीज़ फायर करवा रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर भी तो सर एक सीज़ फायर रिक्वायर्ड है ना, हुकूमत और अपोजिशन में एक सियासी जंग चल रही है। तो क्या मुज़ाकरात में ये भी बेहतर होगा कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी सीज़ फायर की तरफ भी कोई तवज्जो दें? कोई इस तरह का भी कोई इम्कान है?
देखिए मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की सियासत में फ़िल वक्त तो सीज़ फायर चल ही रहा है, और आप देखें कि अभी किसी किस्म की जो है ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे कोई ऐसा मामला हो। नहीं, मीडिया का फोकस उस तरफ है, इस वजह से आपको सीज फायर लग रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि वाक़तन सीज़ फायर है, और अगर आप देखें तो बिल्कुल ऑपोजिशन जो है वो ईद की छुट्टियों पे है मेरे ख्याल से गालिबन, और उनकी तरफ से जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। तो अब ये खाली ये तो नहीं कि पार्लियामेंट में जो है आप शोर शराबा करें और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स ना चलने दें। ज़ाहिरी बात है कि आप अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, अपना एक आपका स्टांस होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल वक़्त स्मूथ सेलिंग है, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ, हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान एक ज़बरदस्त किस्म का स्टांस लेने जा रहा है, दुआ यह है कि पाकिस्तान इस स्टांस में कामयाब भी हो। लेकिन इस सेंसिटिविटी पर बात कर लेते हैं। सीनियर डिप्लोमेट हैं, साबिक सफ़ीर हैं जावेद मलिक साहब से। मलिक साहब, अब पाकिस्तान जो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है या करने जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अगर हुआ तो? जी, देखिए जितनी भी दुनिया में इस वक्त आप वर्ल्ड मीडिया देखें तो आपको सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप की वो जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पे स्टेटमेंट दी, और उसके बाद फिर जब वो उन्होंने प्रेस के साथ बात की, उनकी तरफ से तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो डिस्कशंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ फ़ज़ा में जो है वो एक तरह से अनसर्टनिटी ज़रूर है, क्योंकि हम अभी रिसेंटली आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले जो ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक ब्रीफिंग हो रही थी, तो मुझे उसको देखने का मौका मिला। तो वहाँ पे अभी तक ऑफिशियली इस चीज़ को कंफर्म तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और बावसूख जो हैं सहाफ़ी ख़ित्ते में भी, मशरिक़ वस्ता में भी, वाशिंगटन में भी, किसी हद तक जो है वो मैं समझता हूँ इज़राइल का मीडिया भी और कुछ अरब मीडिया भी जो है इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि डिस्कशंस आर ऑन गोइंग। तो मैंने भी कुछ दाएँ बाएँ जो मेरे ताल्लुकात थे उनको मैंने पूछा, तो ये चीज़ तो तकरीबन ऑलमोस्ट सर्टेन ही है कि किसी ना किसी लेवल पे डिस्कशंस जारी हैं, और जो बहुत खुश आइन बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई ये चाहता है कि इस मसले का हल निकले। और जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हो रही थी, जंग जितनी भी तवील हो जाए अल्टीमेटली वो एक टेबल पे ही हल होती है। तो उस टेबल की तरफ कितनी जल्दी लोग जाते हैं, दोनों फरीकें, बल्कि यहाँ पे 3 फरीक हैं, ये एक बहुत अहम सवाल था। लेकिन वो ये कहते हैं अंग्रेजी में कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी तरफ से जो ब्लिंक हुई है, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक एक उनकी तरफ से एक्सप्रेशन है टू कम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। आपको याद होगा जब मेरी आपसे पिछली दफ़ा बात हुई थी तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि जो ओमान के ऑस्पिसेस में डिस्कशंस हो रही थी उसके अंदर तकरीबन 15 और फिर 17, कुछ ने कहा 10 पॉइंट्स जो थे वो थे, लेकिन उन 17 में से 15 पॉइंट्स जो थे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ऑलमोस्ट अग्रीड थे। तभी जब ये अटैक लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिलक्टेंटली जो है वो अंडर प्रेशर आ गए और उन्होंने ये अटैक कर दिया। तो इवन ओमान की तरफ से और जितने भी लोग उन मुज़ाकरात का हिस्सा थे उन्होंने ये बहुत वाज़े अल्फाज में कहा था कि दे वर शॉक्ड, क्योंकि ऑलमोस्ट जब 2 फरीकैन बात करते हैं तो अगर उनके दरमियान जो इख्तलाफ है वो काफ़ी बड़ा हो तो फिर तो समझ में आती है कि आप जंग की तरफ जाते हैं या कशीदगी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपके 95% मामलात पे तय हो चुके हैं तो फिर ये क्यों हुआ? तो एनीवे जो अब हमें ये लग रहा है कि उसी ड्राइंग बोर्ड की तरफ जो है वापस जा रहे हैं, और हो सकता है कि वही जो एक तरह से फ्रेमवर्क एग्री किया गया था जी उस पर बात की जाए। तो हासिल वसूल क्या है? ये वही ट्रंप है जो एक हफ्ते पहले कहते थे आई जस्ट नीड अनकंडीशनल सरेंडर फ्रॉम ईरान, और अब ये साहब कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ, मेरे लोगों से बातचीत चल रही है। ईरान और अमेरिका की जानिब से जो शराइत सामने रखी, ईरान की तो खैर शराइत खुल के 5 सामने हैं भी, वो एक दूसरे से 180 मुख्तलिफ है ना डिग्री में। हासिल वसूल कुछ भी नहीं, ना आप ये लोग रजीम चेंज कर सके, ना ईरान का जो मिज़ाइल सिस्टम है स्पेशली बैलिस्टिक मिज़ाइल, ना उस पर किसी किस्म की कोई कदगन लगा सके, कहीं से भी कुछ नहीं हो सका। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान की अगर सालिसी वाकई रासिक हो जाती है तो अमेरिका और इसके ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के कुछ चांस भी हैं ओमान को देखते हुए? देखिए सबसे अहम तरीन बात यह आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी जंग का आगाज़ किया गया तो उस वक्त जो थे वो कहते हैं ना किसी भी जंग के कुछ अहदाफ होते हैं, तो इस जंग के अहदाफ क्लियर नहीं थे। कभी रिजीम चेंज की बात की गई, कभी अनकंडीशनल सरेंडर की बात की गई, कभी कहा गया जी कि हमने
जो है अपने उनको बिल्कुल ओबिलिटरेट करना है, न्यूक्लियर जो उनकी स्किल्स हैं उनको हमने ख़त्म करना है। वो तो पहले अटैक में भी कर दिया था। तो इवन अमेरिका वाशिंगटन के अंदर भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि आप अपनी जो गोल पोस्ट हैं उनको चेंज कर देते हैं, कभी आप क्या कहते हैं, कभी आप क्या कहते हैं। इससे ये जाहिर होता था कि कुछ कन्फ्यूजन कहीं पे है। लेकिन एक चीज़ जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया और उसने जो है वो मशरिक़ वस्ता की रियासतों को जो है वो हदफ बना दिया, इसने इस जंग को एक तरह से एक ऐसा डायमेंशन दिया जो कि मैं तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इनको इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन कल भी अगर आपने देखा होगा तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आई वाज सरप्राइज्ड दैट ईरान हैज़ अटैक्ड द गल्फ स्टेट्स। लाइक somebody at his level, वो जब ये कहते हैं तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, बिकॉज उनके पास तो बहुत सी ब्रीफिंग होती है। कोई एक एवरेज इंटेलेक्ट वाला इंसान भी ये डिड्यूस कर सकता था कि अगर आप किसी मुल्क को कोने पे करेंगे, यू वुड पुश देम टू अ कॉर्नर, वो हर तरफ जो है अपने आप को वो करेंगे। तो मुझे लगता ये है कि ये जो लास्ट अल्टीमेटम जो उन्होंने दिया फिर कि 48 आवर्स में ईरान को एक उन्होंने अल्टीमेटम दिया और उसके बाद फिर एक क्लाइंब डाउन हुआ। इसे कहते हैं कि जो एस्केलेशन लैडर है उस पे ऊपर जा रहा था सब कुछ, लेकिन उन्होंने एक स्टेप नीचे लेकर आए। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे ममालिक जिनमें तुर्की है और इजिप्ट और पाकिस्तान जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, वो इस हवाले से मैसेजिंग तो कन्वे किए जा रही थी, लेकिन उस मैसेजिंग को किसी मरबूत अंदाज में करने के लिए यकीनन जो है वो एक मुज़ाकरात की ज़रूरत है। और इस हवाले से हम ये समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद की बात की जाती है तो वो एक तरह से काबिल कबूल यूँ हो सकता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर ईरान का भी है पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया का भी है, अमेरिका का भी है। तो पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है डिप्लोमेटिकली, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक कैपिटल पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी गुडविल भी है इन तमाम जो है दारुल हुकूमतों के अंदर। तो ये एक वेन्यू डेफिनेटली इट मेक सेंस। अभी जो मैं ट्वीट देख रहा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो उसमें दो चीज़ें मुझे बहुत अहम लगी। ट्वीट का जो मौजू था वो तो उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने 2 लोगों को टैग किया था। उनमें एक एंड्रू विटकॉफ भी थे जो कि वो कलीदी किरदार हैं जो हर मज़ाकराती अमल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं जेरेड कुशनर, और ये दोनों ही बेसिकली मिडिल ईस्ट को डील कर रहे होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का उनको टैग करना इस चीज़ का अंदेशा देता है कि डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन, जिसके अंदर विटकॉफ भी जो है वो डिस्कशन का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सदर ट्रंप का अंदाज़ा ऐसा होता है कि वो वाकई मुज़ाकरात में सीरियस हैं? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजियों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। जी देखिए, कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू बाय सम टाइम, लेकिन आप देखिए अगर आप एक संजीदगी से इस पर गौर करें तो अमेरिका के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इस जंग को तवालत दे। अपने वो अगर ट्रूप्स उतारते भी हैं, खुदा न खास्ता ऐसा होता है ग्राउंड इन्वेजन का कोई बात जो लोग कह रहे हैं, हो रही है ये बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको डिस्पैशनेटली इस पर अंदाज़ा लगाएं, इस पर आप एनालिसिस करें या इस पर वॉर गेमिंग करें, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि उससे मज़ीद तवालत आएगी इस जंग के अंदर। अमेरिका मज़ीद जो है वो एक क्या कहते हैं क्वॉगमायर के अंदर धंसता चला जाएगा, जो कि उसको सूट नहीं करता है। वो भी चाहते हैं कि इस मामले से निकलें, लेकिन निकलने से पहले ऑफ कोर्स उनकी जो बहुत ज़्यादा एक एफिलिएशन है वो इजराइल के साथ है। इजराइल के जो कुछ सेफ गार्ड्स जो भी वो चाहता है वो उसको मिलें। नेतन्याहू के डोमेस्टिक इश्यूज भी अपनी जगह चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अपने मिड टर्म इलेक्शंस भी उनके सर पे खड़े हैं। उनको और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो अपने आप को यहाँ फंसाना नहीं चाहेंगे ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एक जो है उन्होंने स्केल डाउन करने की तरफ अंदिया दिया है। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर साहब, हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर इसराइल के हमले जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों में गैस की 2 तनसीबात और एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। ये हमले उस वक्त रिपोर्ट हुए जब अमेरिकी सदर ने ईरान के बिजली के निज़ाम पर हमले की धमकी से पीछे हटने का इंदिया दिया था। खबर रसायदार फारस के मुताबिक सेहूनी और अमेरिकी दुश्मन ने इस्फहान में गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती ईरान में वाक़ई इन तसीबात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि जनूब मगरबी ईरान में खुर्मशहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने रात के वक्त ईरान पर एक बड़ा फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान तेहरान के कल्ब में ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक पासादारान इनकलाब के इंटेलिजेंस के 2 हेडक्वार्टर्स और ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के 1 हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया।
तर्जुमान के मुताबिक रातों रात की गई इस फजाई कार्रवाई में शुमाली और वस्ती ईरान में 50 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से इन हमलों का भरपूर जवाब दिया गया है। ईरान ने आज सुबह इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मुतादिद मिसाइल हमले किए। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हमलों के दौरान तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में एयर रेड सायरन बज उठे, जहां इंटरसेप्टर्स के जरिए मिसाइलों को रोकते हुए धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गईं। एक हमले में शुमाली इसराइल में वाक़ मिसाइल के टुकड़े घरों से टकराने से नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरानी पासादारान इनकलाब के मुताबिक ये कार्रवाइयां ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत की जा रही हैं। बयान में कहा गया कि इस नई लहर के दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों समेत खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। पासादारान इनकलाब का कहना है कि इलात, दिमोना और शुमाली तेल अवीव समेत कई अहम मकामात पर मल्टी वॉरहेड मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। इन कार्रवाइयों में अबाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए जो तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उधर इसराइली सदर इसाक हर्ज़ोग ईरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली सदर शुमाली इसराइल में मौजूद थे जब पहाड़ी पर मिसाइल गिरा। इसराइली सदर शमूना करियात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसराइल की वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 4829 अफराद जख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए जा चुके हैं। यह अदाद-ओ-शुमार जंग के इंसानी असरात की शिद्दत को जाहिर करते हैं। वजारत सेहत के मुताबिक जख्मियों में से अब तक 111 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुक्काम का कहना है कि तिब्बी अमला मुसलसल मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में मसरूफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया झड़पों और मिसाइल हमलों के बायस जख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि एमरजेंसी सर्विसेज और अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान के तवानाई के मराकज़ पर मुमकिन हमले मौखर करने को सदर ट्रंप की एक चाल करार दिया जा रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि सदर ट्रंप ने ईरानी तंसीबात पर हमला न करने का ऐलान करके टाइम गेन किया है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अपनी फौज को तेजी से मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर रहा है। 12 मार्च से अब तक कम अज कम 35 बड़े फौजी तैयारे अमेरिका के मुख्तलिफ फौजी अड्डों से रवाना हो चुके हैं, जबकि मजीद 11 परवाजें भी मुतवक्के हैं। ये तैयारे जॉर्जिया, वाशिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना और दीगर रियासतों में मौजूद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अड्डों से उड़े हैं और ज्यादातर इसराइल और उर्दन की जानिब जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका की मारूफ 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को भी तैनात किया जा रहा है, जो तेज रफ्तार और हंगामी फौजी कार्रवाइयों के लिए जानी जाती है। मजमूई तौर पर यह पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है और मुमकिन तौर पर ईरान के खिलाफ किसी बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। ईरान के अंदर इस जंग को लेकर क्या तासुरात है, इस पर बात कर लेते हैं तेहरान से सीनियर सहाफ़ी, वेरी मच एक्टिव सहाफ़ी जॉन हुसैन से। जॉन, एक तरफ जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी जानिब ये खबरें भी आई हैं कि इसराइल ने ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू। जी बिल्कुल, उन्होंने खुर्रमाबाद के अंदर और इस्फहान के अंदर जो गैस अथॉरिटी की बिल्डिंग है और जो पाइपलाइन है गैस की, उसके ऊपर जो है वो हिट किया। गैस पावर स्टेशन की पाइपलाइन जो जारी होती है पावर देने के लिए, उसके ऊपर हिट किया। और देखें, ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर कोई हमला होता है तो वो जवाबी कार्रवाई में दूसरी जगहों पे हमला करेंगे। और इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रैटो टैंकर्स, रिफ्यूलर्स जो अरब ममालिक के, बरादर ममालिक के जो तंसीबात हैं, वहां से सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका को और इजराइल को रिफ्यूलिंग मिल रही थी और अटैक्स की जगह दी हुई थी। यहाँ से अटैक्स लॉन्च हो रहे हैं, तो वहां पे कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और इसराइल के अंदर तो चलता हुआ आ रहा है मामला हिट करने का। इन्होंने डिमोना के ऊपर दोबारा हिट किया, इसराइल में हाइफा पे हिट किया, तेल अवीव में हिट किया, दूसरी जगहों पे भी हिट किया। तो बिल्कुल कहा है ईरान ने कि अभी भी देखें वक्त, अभी भी इन्होंने मेन पावर सेंटर्स पे हिट नहीं किया या पावर की जो सप्लाई पावर की बनाने की जगह हैं, पावर के ऊपर डायरेक्टली जो है वो उस तरीके से हमला नहीं किया। अगर उस तरीके से हमला करते हैं तो और ज्यादा आई थिंक सख्त रिस्पांस ईरान की तरफ से आएगा। अभी भी आई थिंक हल्का रिस्पांस दिया अमेरिका ने, और इसीलिए देखें ये जो चीजें ये कर रहे हैं, इसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। एक साथ आप सीज फायर की बात और निगोशिएशंस की बात के साथ साथ हमले आप नहीं कर सकते। ईरान का यही मौक़िफ़ रहा है कि जब दिल चाहे हमले करो, जब दिल चाहे ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ईरान जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जो भी हमले आ रहे हैं उसको ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा उसके ऊपर, और हम देख रहे हैं कि कर भी रहा है। अच्छा जॉन, सदर ट्रंप के 48 घंटों के अल्टीमेटम और फिर पीछे हटने को स्पेशली ईरानी अवाम और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ईरानी हुकूमत तो मुज़ाकरात की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रही है? देखें, दोनों लेवल्स पे, अवामी लेवल पे और ऑफिशियल्स के लेवल पे, दोनों में सेंटिमेंट जो इस वक्त ट्रंप के हवाले से है, वो ट्रंप जो अपनी बात एक ही स्टेटमेंट के अंदर वो जंग रोक भी रहा होता है, जंग जीत भी चुका होता है, वो जहाज भी तबाह कर रहा होता है, जहाज जो मिसाइल्स हैं उनको फेस भी कर रहा होता है,
सख्ती भी दिखा रहा होता है कि उनको फेस हो रही है। तो ट्रम्प की जो बातें हैं उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। वो तो उसकी आदत है कि एक बात करता है, फिर उसके बाद दूसरी बात करता है, तीसरी बात करता है, जो दिल में आता है वो करता है, और उसके बाद लोग जो है वो उठा के उसके जो जो बयानात हैं उसको देख के उसके अंदर से मंतक निकालने की या स्ट्रेटेजी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन नजर ऐसा आ रहा है कि ईरानी अवाम और ईरानी गवर्नमेंट दोनों, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प ने जो भी बातें की हैं पहले भी, उसके अंदर मिक्स सिग्नल्स देना, कोई चीज कॉन्क्रीट ना होना, इस वजह से कोई ट्रम्प की बातों को जो है वो सीरियसली नहीं लेता। क्योंकि ट्रम्प जो है वो हमें नजर आता है कि कुछ भी कहता रहता है किसी भी वक्त पे। तो दोनों पे यही सेंटिमेंट है कि कोई सीरियसनेस अमेरिका की जो है वो देखी नहीं जा सकती। अमेरिका की बातों की तरफ से एक्शंस जो है वो मैटर करेंगे। ठीक। और जॉन, ये अली लारेजानी साहब की जगह मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र को ईरान का नया सिक्योरिटी चीफ मुकर्रर किया गया है। इनसे मुतालिक बताइएगा ये कौन है, और क्या अली लारेजानी की तरह मुज़ाहमत और सफारतकारी दोनों पे यकीन रखते हैं? देखिए, लारेजानी साहब तो बहुत जो है वो सॉफ्ट में मैं कंसिडर करता हूँ, बड़े सॉफ्ट थे, इस्लाह पसंद ग्रुप से थे। उनका भले जो भी ताल्लुक रहा आईआरजीसी के साथ, वो फिर भी रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट के तौर पे देखे गए, और उन्होंने इलेक्शंस में भी लड़ने की जो है वो 2021 और बाकी जगहों पे कोशिश की। ये जो आए हैं जुल्कदर साहब, इनकी कहानी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि डेप्यूटी चीफ रहे हैं आईआरजीसी के अंदर, और ये एक्स कमांडर हैं जो डायरेक्टली जो आईआरजीसी के अंदर बसीज के मैटर्स को हैंडल कर रहे थे। इनके पास इकोनॉमिक्स में डिग्री है, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त काम भी करना है, रेजिस्टेंस इकोनॉमी की बात की हुई है, और साथ ही साथ अंसार अल्लाह हिजबुल्लाह जो है उसको बनाने की, जो उसको सपोर्ट करने की जो ईरान की तरफ से मूवमेंट है, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अता किया है। तो आई थिंक, और ये जुडिशियल सिस्टम में भी रहे हैं बाय द वे। तो आई थिंक कि इनका डाइवर्स एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी रहा है। नेशनल, आई थिंक इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये डेप्यूटी भी रहे हैं। तो आई थिंक जो इनका किरदार है और जो इनका जो रद्द-ए-अमल है, मुझे लग रहा है वो जरा ज्यादा सख्त होगा लारीजानी साहब के मुकाबले, क्योंकि लारीजानी साहब जो है वो नेगोशिएशंस में भी इन्वॉल्व रहे जब JCPOA एग्रीमेंट हो रहा था। जुल्कदर साहब जो है, ही इज अ मिलिट्री मैन, तो बिल्कुल उसकी तरफ से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लीडरशिप को ये रिप्लेस कर रहे हैं, और सख्त लीडरशिप अमेरिका के लिए आ रही है। बहुत शुक्रिया। तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। भारत में इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों, ख़वातीन और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत में हिंदुत्व नज़रियात के असर व रसूख ने पॉलिसियों और कानून साजी को मुतासिर किया है, जिसके बाद इंतहा पसंदी में इजाफा देखा जा रहा है। अक़लियतों की मजहबी शनाख्त और सकाफ़ती वर्से को निशाना बनाने के वाक़यात भी बढ़ गए हैं, जबकि आलमी इंसानी हकूक़ के असूलों की खिलाफ वर्जी के बायस जमहूरी इक़दार कमज़ोर होती दिखाई देती हैं। मुतनाज़ा शहरियत कवानीन और तब्दीली मज़हब से मुतल्लिक़ दामाद का रुख ख़ास तौर पर मुस्लिम और मसीही बरादरियों की तरफ है। मोदी के भारत में मजहबी अक़लियतों को अपनी रसूमात की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ मकामात पर कब्रिस्तानों और तारीख़ी जगहों के हवाले से तनाज़ात भी सामने आए हैं। नाम नहाज़ सेकुलर भारत का ये हाल है कि कुछ इलाकों में अक़लियती बरादरियों को तदफीन और आखिरी रसूमात के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें तवील सफ़र और दीगर रुकावटें शामिल हैं। मोदी के शाइनिंग इंडिया में निचली सतह पर काम करने वाले समाजी कारकुनों को भी दबाव और कानूनी मसाइल का सामना है। इसके अलावा भारत में बीजेपी हुकूमत के दौर में मुस्लिम और दीगर पसमानदा खवातीन के खिलाफ मुनज़्ज़म और सिस्टमेटिक तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। आलमी दिन बराए तशद्दुद के खात्मे के मौके पर जारी होने वाली जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पदरशाही निज़ाम और मजहबी तासुब के इम्तजाज ने ख़ास तौर पर मुस्लिम खवातीन को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया है। जहाँ उन्हें एक तरफ से महाज जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ये रुझान महज इत्तफाक नहीं बल्कि इन मुआशरों में एक बार फिर दोहराया जाने वाला पैटर्न है, जहाँ मजहबी और नस्ली कौम परस्ती को फ़रोग़ हासिल हो। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और दीगर पसमानदा खवातीन एक संगीन और वजूदी ख़तरे से दो चार हैं। इसलिए आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो न सिर्फ इन मज़ालिम का नोटिस लें बल्कि ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मौसर इक़दाम करें, ताकि मुतासरा कम्यूनिटीज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और बका को यकीनी बनाया जा सके। इस आम मौजू पर बात कर लेते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब से। समरेज़ सालिक साहब, अब भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, यहाँ तक कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी अब ज़मीन तंग होती जा रही है। हिंदुत्व नज़रिए के बढ़ते असरात भारतीय माशरे पर अच्छे खासे पेनिट्रेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये रियासती पॉलिसियाँ भारत को किस तरफ लेके जा रही हैं? ये हमने देखा है कि मोदी सरकार के अंडर भारत जो है उसमें एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म बढ़ा है, जबकि जो भारत की स्ट्रेंथ थी, जिसको हमेशा उसके दुश्मन काउंट करते थे, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो थी सेकुलरिज्म कि तमाम मज़ाहिब का अच्छे हालात में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करना।
लेकिन मोदी सरकार के होते हुए जब से मोदी पावर में आया, ऑलमोस्ट एक डिकेड गुजर चुका है, तो वो जो स्ट्रेंथ है उसको मोदी सरकार खुद डैमेज कर रही है। वहां पे भी ना मुसलमान महफूज है, ना क्रिश्चियन महफूज है, ना कोई और किसी और मजहब के लोग महफूज हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ज्यादा बिलीव करते हैं हिंदुइज्म के, सुप्रीमेसी ऑफ हिंदुइज्म, और वो चाहते हैं कि इंडिया को अखंड भारत बनाया जाए, और हिंदुओं का जिनकी चूंकि आइडियोलॉजी आरएसएस से फ्लो करती है, तो वो जो है उनका यही एक मतलब थ्रू आउट वतीरा रहा है कि ये हिंदुओं का मुल्क है और बाकी माइनॉरिटीज जो है वो उनकी सांस जो है वहां पर तंग की जाती है। उनके अपने जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो भी ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि मोदी के अंडर भारत ने बहुत ज्यादा लूज किया है, और जिसकी तरफ आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि जब हिंदुओं को इम्पोर्टेन किया जाता है और इनकरेज किया जाता है, तो वो फिर जो है वो जेनोसाइड और इस तरह की एक्टिविटीज और जो माइनॉरिटीज हैं उनके हकूक को सलब करने में पेश नजर आते हैं। जनरल साहब, एनी पर्टिकुलर गैस, क्योंकि अकलियतों को मजहबी रसूमात और तदफीन जैसे ये बुनियादी हकूक हैं, ये भी भारत में मुयस्सर नहीं है, ये मुनज़्ज़म रुझान है, ये किसकी तरफ निशानदेही कर रहा है? एब्सोल्युटली, देखें मतलब जो किसी भी मुल्क में 100% एक रिलीजन नहीं होता, उसमें माइनॉरिटीज भी होती हैं, और उस मुल्क का बड़ापन इसी में नजर आता है कि वो माइनॉरिटीज को अपनी बल्कि मेजॉरिटी से ज्यादा स्पेस दे, और वो अपनी मर्जी के साथ अपने जो उनके दीनी रसूमात हैं, दीनी जो उनकी इक़दार है, उनको फॉलो कर सकें। अब देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो 2 नेशन थ्योरी पे बना था। उस वक्त के जो हमारे लीडर्स थे, हमारे फाउंडिंग फादर्स, वो कन्विंस हो गए थे कि ये दोनों मज़ाहब एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, और उसकी बेसिक वजह यही थी कि जो हिंदू थे वो मीन थे, वो हर धर्मी पे से काम लेते थे, और मुसलमानों को अपनी जिंदगी अपने मजहब के मुताबिक गुजारने की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। सो मेरे नजदीक जबकि 1971 वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने ये बोस्ट किया था, ये नारा मारा था कि मैंने 2 नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में डुबो दिया है, तो मोदी ने अब दोबारा से 2 नेशन थ्योरी को रिवाइव किया है कि वहां पे जो अकलियतें हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। ठीक, मगर जनरल साहब, ये जो अकलियतों के साथ भारत में सलूक हो रहा है, मौजूदा रवैये को देखते हुए फिर तो ये कहा जा सकता है ना कि जो तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के जो खदशात थे वो दुरुस्त हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में मोदी की क़यादत में मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों के लिए ज़मीन मज़ीद तंगी होगी। बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। जैसे मैंने पहले पिछले आंसर में भी ये रिप्लाई किया कि 2 नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान बना था, और इंडिया की पूरी कोशिश थी कि इस 2 नेशन थ्योरी को रिफ्यूट किया जाए, इसको डिनाई किया जाए, इसको नेगेट किया जाए। वेयर एज प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को रिवाइव किया है, उनको नई जिंदगी दी है। तो अपने एक्शन से वो एम्पली प्रूव कर रहे हैं कि उस वक्त का जो फैसला था मुसलमानों का एक अलग रियासत हासिल करने का, वो बहुत जस्टिफाइड था। और आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। वेयर एज अगर हम उसी इंडिया में होते जहाँ पे कि हिंदू डोमिनेशन थी, तो हमारी हालत शायद कंडीशन आज वो ना होती जो आज है, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो उसको रिवाइव कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से चांसेस हैं कि इंडिया के मजीद टुकड़े होंगे। मगर जनरल साहब, एक इग्नोरेंस फैक्टर भी है आलमी बरादरी की तरफ से ना, अकलियतों और ख़वातीन के साथ होने वाले सलूक पर वो निशानदेही तो करते हैं लेकिन खामोशी है, कोई एक्शन नहीं लेते। इसकी क्या वजह है, क्या जिम्मेदारी बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की? डेफिनेटली आलमी बरादरी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लेकिन चूंकि इंडिया इस वक्त जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस का, और उस वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया की ओवरलुक की जाती हैं, मेरा दूसरे कंट्रीज को उन्हीं चीजों के बेसिस के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, जैसे ह्यूमन राइट वॉयलेशन, जैसे फिसल मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल की चोरियां, उसके अलावा ये जो जिस तरीके से अकलियतों के साथ उनका रवैया है, इन सारी चीजों में इंडिया को जो स्पेस मिलती है ये सारा कुछ करने की। और दूसरा आप ये देखें कि आज की जो दुनिया है जो कि इंतहाई अनजस्ट और अनफेयर है, गाजा में क्या हुआ है कोई पूछने वाला नहीं था कि जुल्म हो रहा है, बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जो इनके जो बड़ी ताकतें हैं, इनके जो हवारी हैं, उन्हें तो हर तरह की छूट होती है, और जो इनके हवारी नहीं है उन्हें जो है ना उन्हीं चीजों के ऊपर दबाया जाता है। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज़कियाकार में जनरल रिटायर्ड समरी सालिक हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।